में अंग्रेज़ों की पराजय एक आश्चर्यजनक तथ्य था, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड अजेय माना जाता था और उसकी तुलना में अमेरिकी पक्ष काफ़ी कमज़ोर था। उपनिवेशों की स्थिति जो थी वो अंग्रेज़ों की तुलना में बहुत कम थी। इंग्लैंड विशाल साम्राज्य का स्वामी था, उसके पास एक अजेय जल सेना थी, आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, प्रशिक्षित सेना और अनुभवी सेना नायक थे। लगभग सभी सामरिक स्थानों पर अंग्रेज़ी छावनियाँ थीं। इसके विपरीत जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना बहुत ही छोटी थी। किसी भी समय पर जॉर्ज वॉशिंगटन युद्ध भूमि पर 4,000 हथियारबंद सिपाहियों से अधिक नहीं जुटा पाया था। अमरीकियों के पास हथियार और गोला बारूद की कमी भी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास पहनने को वस्त्र आदि नहीं थे और कई सैनिकों के पैरों में जूते तक नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड को पराजय का सामना करना पड़ा और अमेरिका को विजयश्री प्राप्त हुई। कहा जाता है कि उपनिवेशों की स्वतंत्रता संग्राम के विजय के 3 कारण थे: प्रकृति, फ्रांस और जॉर्ज वॉशिंगटन। लेकिन सबसे बड़ा सफलता का कारण था देशभक्तों की सुसंगठित और टोरी लोगों का अव्यवस्थित होना। टोरी लोग यानी कि इंग्लैंड के सरकार जो थी वो उस वक्त टोरी दल की थी, इसलिए सरकारी लोगों के जो अव्यवस्था थी उसका वह एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। तो सबसे पहला कारण हम देख सकते हैं वह था उपनिवेशों की शक्ति का गलत अनुमान। इंग्लैंड की युद्ध नीति तय करने वालों ने अमेरिकी शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगाया। उन्हें अपनी शक्ति पर ज़्यादा ही भरोसा था। जनरल गेज ने लंदन को भेजी गई रिपोर्ट में कहा भी था कि अमेरिकी उपनिवेशों को जीतने के लिए सिर्फ 4 रेजिमेंट काफ़ी होंगी। दूसरा कारण था इंग्लैंड का एक वर्ग सहानुभूति के रूप में उपनिवेशों के साथ था। कुछ विग नेताओं जैसे विलियम पिट, एडमंड बर्ग आदि की सहानुभूति अमेरिकियों के साथ थी। इसके अलावा अंग्रेज़ी सेना के कई सिपाही भी अमेरिकी पक्ष को सही मानते थे, इसलिए उन्होंने भी इस युद्ध में उस भावना से काम नहीं लिया जो कि आमतौर पर सैनिक दुश्मन के प्रति रखते हैं। इंग्लैंड के व्यापारी भी अमेरिका से युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं थे। तीसरा कारण है इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी। इंग्लैंड से अमेरिका 4,000 मील की दूरी पर स्थित है। यातायात के साधनों के अभाव ने इस दूरी को और अधिक बढ़ाया, जिससे सैनिक सहायता पहुंचाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया। यह स्थिति उस समय और भी मुश्किल हो गई जब फ्रांस और स्पेन की नौसेनाओं ने अटलांटिक महासागर पर अंग्रेजी रसद पूर्ति रेखा को भंग कर दिया। स्थल पर भी अंग्रेजी सेना स्थानीय सहयोग के अभाव में काफ़ी कठिनाई में पड़ गई। इसके अलावा युद्ध के केंद्र लगभग 1,000 मील के घेरे में फैले हुए थे। उपनिवेशवासी अपनी धरती की भौगोलिक स्थिति से पूर्ण परिचित थे, इसलिए उन्हें युद्ध के दौरान किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। चौथा कारण हम कह सकते हैं किंग जॉर्ज तृतीय की अकुशलता। कुछ इतिहासकारों ने ब्रिटेन के शासक जॉर्ज तृतीय को अमेरिका की क्रांति के लिए उत्तरदायी न मानते हुए लिखा है कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से कभी यह आशा नहीं की जा सकती कि उसे इतनी समझ आ जाए कि अमेरिका की जनता राजनीतिक दृष्टि से वयस्क हो चुकी है। किंतु इस आधार पर जॉर्ज तृतीय को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। उसकी अलोकप्रियता और अधिकारियों की अयोग्यता ने उपनिवेशवासियों के लिए विजय सरल कर दी। देश का प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक बनने का किंग जॉर्ज का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था, लेकिन इसी प्रयास में ईमानदार और अनुभवी नेता सरकार से अलग हो रहे थे। जॉर्ज तृतीय उपनिवेशों पर निरंकुशता से शासन करना चाहता था। सप्तवर्षीय युद्ध का खर्च वह अमेरिका से वसूल करना चाहता था। उसका प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ एक अयोग्य व्यक्ति था जो मंत्रिमंडल को साथ नहीं रख पाया, और अमेरिकी मामलों के मंत्री लॉर्ड जर्मन ने इंग्लैंड में बैठे बैठे ही युद्ध संचालन करने का प्रयास किया। अमेरिका को हाथ से गंवा देने के लिए जॉर्ज तृतीय इसलिए भी जिम्मेदार था
कि 1760 से लेकर उस समय तक जितने भी मंत्रिमंडल बने, उन सब के पीछे वस्तुतः वही काम कर रहा था। नीतियों में कोई तालमेल नहीं था। अलग अलग समय पर मंत्रियों जैसे ग्रेनविल, रॉकिंगम, टाउनशेंड, इन सब ने जो भी कानून बनाए, वो किसी सुविचारित योजना के तहत नहीं थे। जॉर्ज तृतीय ने यह भूल भी की कि उसने यह माना कि लड़ाई जल्दी समाप्त हो जाएगी। सच में कहा जाए तो सरकार के पास कोई सैनिक योजना नहीं थी, ना कोई नीति, न निश्चय, और ना ही कोई एक बैकअप की योजना थी। एक प्लान बी भी नहीं था उसके पास। इन सब के बावजूद क्रांति की संपूर्ण जिम्मेदारी जॉर्ज तृतीय पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि समस्याएं उसके शासनकाल से पहले से चली आ रही थी, लेकिन वह उनकी अनदेखी करता रहा। पांचवा कारण है जॉर्ज वॉशिंगटन का कुशल नेतृत्व। जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी निष्ठायुक्त देशभक्ति, गंभीरता, बुद्धिमानी और नैतिक साहस के कारण युद्ध में एक प्रेरणा पुंज बन गया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपना धैर्य, दृढ़ता और विवेक नहीं खोया। अखंड निष्ठा, उत्साह और शालीनता के कारण उसकी विजयश्री हुई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वॉशिंगटन उच्च लक्ष्य रखने वाला चरित्रवान नेता था। छठा कारण है अंग्रेजी सेना की भूलें। उपनिवेशों की सफलता के कारणों में इंग्लैंड के सेना नायकों और सैनिकों का बड़ा योगदान था। उपनिवेशों में लड़ रही सेना में भर्ती किए गए यूरोप के भाड़े के सिपाहियों से कोई आशा नहीं की जा सकती थी। अंग्रेजी सेना नायकों ने भी बहुत भूलें की। उन्होंने हाथ में आए हुए कई अवसरों को खो दिया। सातवां था फ्रांस का उपनिवेशों के पक्ष में लड़ना। फ्रांस के युद्ध में खुले रूप से शामिल हो जाने से उपनिवेशों का पक्ष भारी हो गया। इसके बाद में स्पेन, हॉलैंड द्वारा उपनिवेशों की सहायता से भी इंग्लैंड की जल सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इंग्लैंड के लिए अमेरिका स्थित अपनी सेनाओं को सामान पहुंचाना कठिन हो गया। और अंत में हम कह सकते हैं कि अमेरिकी सेना द्वारा छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग इंग्लैंड की सेना के लिए बहुत भारी पड़ गया। वास्तव में जॉर्ज वॉशिंगटन को केवल कुछ सामरिक केंद्रों की सुरक्षा करनी पड़ी, जबकि कॉर्नवालिस को एक पूरे महाद्वीप को जीतना था। अब आते हैं हम इस क्रांति के परिणाम और महत्व के बारे में बात करने के लिए। अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध की वास्तविक महत्ता ना तो स्पेन या फ्रांस के प्रादेशिक लाभों, न हॉलैंड की व्यापारिक क्षतियों और न ही इंग्लैंड के साम्राज्य की अवनति में थी, बल्कि इसकी मुख्य वास्तविक महत्व अमेरिकी क्रांति के सफल संपादन में थी। यह क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में एक है। नवयुग का प्रभात, नवयुग का संदेश से इसे महत्व दिया गया है। तो सबसे पहला जो महत्व है वो है कि क्रांति के पश्चात जन्मे नए अमेरिका ने गणतंत्रवाद, जनतंत्र, संघवाद और संविधानवाद, इन 4 राजनीतिक आदर्शों को पूरी दुनिया के सामने रखा। अमेरिका ने इन शब्दावलियों को जीवंतता प्रदान की। प्रतिनिधि सरकार की एक सशक्त और विकसित प्रणाली दुनिया के सामने रखी। नए संविधान की स्थापना से यह विश्वास दिलाया कि राजाओं के दिन अब लद चुके हैं। दूसरा प्रभाव यह था कि इस क्रांति ने अमेरिका के राजनीतिक जीवन को एक नया मोड़ तो दे ही दिया, इसके अतिरिक्त वहाँ के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की भी काया पलट कर दी। क्रांति के द्वारा अमेरिकी जनता को एक परिवर्तित सामाजिक अवस्था प्राप्त हुई, जिसमें परंपरा, धन और विशेषाधिकारों का महत्व कम था और मानवीय समानता का महत्व अधिक था। किसी भी व्यक्ति को चर्च जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था और धार्मिक योग्यता की आवश्यकता नहीं रही। तीसरा, अब पहले से
अधिक शिक्षा का महत्व अमेरिकन समाज ने समझा। क्रांति के बाद स्वतंत्र सार्वजनिक स्कूलों और जनसाधारण की प्रशिक्षा की मांग की गई और यह अनुभव किया गया कि प्रजातंत्रीय स्वराज्य में शिक्षित मतदाताओं का होना आवश्यक है। चौथा परिणाम आर्थिक था। आर्थिक क्षेत्र के में क्रांति ने मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर इसके विकास को प्रोत्साहन दिया। पांचवा प्रभाव हम कह सकते हैं कि कृषि पर बहुत अधिक पड़ा। क्रांतिकाल में बड़े बड़े भूमिपति उपनिवेशों को छोड़कर कनाडा में चले गए, जिससे उनकी बड़ी बड़ी भू संपदाओं को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में इनका वितरण निम्न और मध्यम वर्ग में किया गया। क्रांति से कृषि के विकास को प्रोत्साहन मिला। छठा प्रभाव हम कह सकते हैं उद्योग धंधों पर भी पड़ा। दो तरह के उद्योग लाभान्वित हुए। पहला, अमेरिकी उद्योग अंग्रेजों द्वारा लगाए गए व्यापारवादी प्रतिबंधों से मुक्त हो गए और दूसरा, युद्धकाल में इंग्लैंड से वस्तुओं का आयात बंद हो जाने के कारण उपनिवेशों के उद्योग के विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। सातवां, क्रांति ने अमेरिका नौ परिवहन को भी दो प्रकार से प्रभावित किया। पहला, औपनिवेशिक बंदरगाहों को संसार के लिए खोल दिया, जिससे फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड आदि के साथ अमेरिका के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। और दूसरा, क्रांति ने व्यक्तिगत नौ परिवहन व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया। इन प्रभावों के अतिरिक्त देशों पर, विश्व के कई देशों पर इस क्रांति का प्रभाव हुआ। सबसे पहले हम कह सकते हैं इंग्लैंड पर प्रभाव। अमेरिकी क्रांति ने देवीय अधिकार पर आधारित राजतंत्र और कुलीन तंत्रीय एकाधिकार पर घातक प्रहार किया। इस युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद में राजा के अधिकारों को कम करने की जोरदार मांग उठने लगी। जॉर्ज तृतीय कैबिनेट प्रणाली का प्रबल शत्रु था और विलियम तथा रानी एन की तरह शासन पर अपना व्यक्तिगत प्रभाव स्थापित करना चाहता था। जॉर्ज तृतीय के पतन के बाद जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री छोटा पिट सत्ता में आया, उसके बाद कैबिनेट प्रणाली की प्रगति तेजी के साथ हुई। फ्रांस भी क्रांति के प्रभाव में आ गया। अमेरिका से लौटकर आने वाले फ्रांसीसी अधिकारियों ने अमेरिका के अनुभवों को लिखा। लफायत ने विशेष रूप से अमेरिकी क्रांति की भावना फ्रांसीसी जनमानस तक पहुंचाई। फ्रांसीसी समाज में अमेरिकी लेखक और दार्शनिक फ्रैंकलिन का विशेष प्रभाव था। इस क्रांति ने ही फ्रांसीसी क्रांति का रास्ता खोला और इसमें अमेरिका क्रांति की भूमिका दिदरो, रूस, वोल्टेयर की भूमिका से किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मूल अमेरिकी संघर्ष में ही निहित है। आयरलैंड पर भी इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। आयरलैंड जो सदियों से पिसता रहा, उसने अमेरिका क्रांति के परिणामों का स्वागत किया। इस समय आयरलैंड की जनता भी अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। वे व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत और स्वतंत्र पार्लियामेंट की स्थापना करना चाहते थे। इस क्रांति से आयरलैंड की शोषित जनता को बहुत अधिक बल मिला। भारत पर इस क्रांति का तात्कालिक प्रभाव प्रतिकूल रहा। क्रांति में जब फ्रांस ने युद्ध में प्रवेश किया तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की शक्ति को भारत में क्षति पहुंचाई और अपने साम्राज्य विस्तार के मार्ग को सुलभ बना दिया। अमेरिकी क्रांति का महत्व इस संदर्भ में भी है कि इंग्लैंड के उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के बाद वाणिज्यवादी सिद्धांतों को आघात पहुंचा। अब तक उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना ही मुख्य ध्येय था। अब तक उपनिवेशों का शोषण होने के बाद उन्हें स्वतंत्रता जब मिली तो लोगों ने सोचा
कि इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को ज़बरदस्त धक्का में लगेगा, किंतु कुछ ही वर्षों बाद जब इंग्लैंड का व्यापार अधिक होने लगा तो अधिकांश देशों की वाणिज्यवादी नीतियों से आस्था खत्म हो गई और फिर बाद में इंग्लैंड ने भी वाणिज्यवादी नीति को त्याग दिया। अब हम बात करेंगे इस क्रांति की विश्व पर प्रभाव की। स्वतंत्रता की घोषणा न केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता की घोषणा थी, बल्कि 19वीं सदी के यूरोप के इतिहास में राजनीतिक दर्शन और क्रांतिकारी विचारों की भूमिका थी। इस घोषणा की पृष्ठभूमि पर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की आधारशिला रखी गई। 1848 में आयरलैंड, फिनलैंड, इटली, जर्मनी आदि देशों में हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों में इस घोषणा पत्र की स्पष्ट झलक मिलती है। इस क्रांति से इंग्लैंड में रक्तहीन राज्य क्रांति द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का और अधिक विकास हुआ। पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ। आधुनिक युग में इस क्रांति को गणतंत्र की जननी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्रांति के पश्चात विश्व में लिखित संविधानों की परंपराओं का प्रचलन हुआ। संघीय शासन व्यवस्था का प्रयोग किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका आधुनिक युग में विश्व का प्रथम देश मिला। इस क्रांति ने साम्राज्यवाद को पहली पराजय दी और राष्ट्रीयता के सिद्धांत को मानव समाज के समक्ष रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम संसार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक विद्वान का इस संदर्भ में कहना है कि अमेरिका के स्वातंत्र्य संग्राम का महत्व इंग्लैंड के लिए चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, लेकिन विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने एक नए युग को जन्म दिया और पुरानी दुनिया के लिए भी एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया।